डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। उत्तर बिहार के एक शहर में हिंदी के प्राध्यापक के घर जन्म लेने के कारण हिंदी से मेरा सहज रिश्ता होना स्वाभाविक ही है। एक प्राध्यापक के रूप में जो भाषिक अनुभव रहा, उससे पिताजी के मन में बोलियों को लेकर एक दूरी सी बन गई। दरअसल मातृभाषा के रूप में विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों का प्रयोग करने वाले छात्र छात्राओं की कॉपियाँ जांचते वक्त बोलियों की मिलावट से हिंदी के एक से एक बिगड़े हुए नमूने उन्हें देखने को मिलते थे। उन्हें लगता कि कामकाज और बाहरी संसार में बरतने वाली पहली भाषा खड़ी बोली हिंदी ही है। इसलिए विद्यार्थियों और अपने बच्चों की हिंदी भाषा के विकास के लिए वे बहुत सजग थे। यही कारण था कि बोलियों के विविध वर्णी संसार में रहते हुए भी रूप, गंध और भाव से भरी किसी बोली को अपनी मातृभाषा बनाने का सौभाग्य मुझे नहीं मिल सका। पैरा। बहुत समय तक मैं भी पिताजी के भाषाई अनुभव से प्रभावित रही, लेकिन बाद में यह प्रभाव धूमिल होता चला गया। जब रेणु के रचना संसार में आंचलिकता के प्रभाव से पात्रों को ही नहीं, पूरे परिवेश को धड़कते पाया और अपने क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित कवयित्री की सरस, सजीव और भावप्रवण भाषा में स्थानीय बोली से जुड़े अनुभवों की केंद्रीय भूमिका को पहचाना, तो लगा कि अगर मेरा बचपन बोलियों से हरा भरा होता तो मेरी हिंदी का बाग विविध वर्णी स्थानीय अभिव्यक्तियों के फूलों से सदाबहार होता। स्थानीय बोलियों को अपने जीवन में शामिल करना केवल अपनी भाषा को समृद्ध करने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि अपने समाज और संस्कृति को जानने समझने के लिए भी आवश्यक है। यह एहसास भी वक्त के साथ बढ़ता होता गया। पैरा। शायद हिंदी भाषी समाज ने अपनी बोलियों की शक्ति को उस तरह नहीं पहचाना और न ही उस शक्ति का उपयोग अपनी भाषा, साहित्य और संस्कृति की समृद्धि के लिए किया। हाँ, इस संदर्भ में कुछ अपवाद जरूर मिल सकते हैं, लेकिन कई समाजों के लिए आज भी मातृभाषा के रूप में अपनी क्षेत्रीय बोली इतने गौरव का विषय है कि कोई जब अपने शत्रु के विनाश की कामना करता है तो उसे शाप देता है, तुम्हारे बच्चे अपनी माँ की भाषा से वंचित हो जाए। भाषा के ऐसे ही गौरव को जीने वाला पहाड़ी समाज रहा है दागिस्तान। लेखक रसूल हमजातोब ने अपनी किताब मेरा दागिस्तान में एक संस्मरण का जिक्र किया है। एक बार लेखक की मुलाकात दागिस्तान छोड़कर फ्रांसीसी लड़की से शादी कर फ्रांस में बस गए एक दागिस्तानी से होती है। अपने देश लौटकर लेखक ने उस मुलाकात का जिक्र उस व्यक्ति की माँ से किया। लेखक की बात खत्म होने पर माँ ने पूछा, तुम दोनों ने अवार भाषा में तो बात की होगी। लेखक के न कहने पर माँ पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा और उसने अपने को संभालते हुए कहा, लेखक आप किसी और से मिले होंगे, मेरा बेटा तो कब का मर चुका। पैरा। हमें बज्जिका से दूर रखने वाले पिताजी अपनी ईया से बज्जिका में ही बातचीत करते थे। हालांकि दादी हिंदी बहुत अच्छे से जानती थी। हिंदी हम भाई बहनों की तो मातृभाषा थी, लेकिन हमारे परिवेश में हिंदी को जीवन की भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं था। वहाँ उसकी हैसियत बाहरी की थी।
एक औपचारिक भाषा जिसमें लिखित पढ़त का काम किया जाता था, वहाँ इतनी भर थी हिंदी की हैसियत। ऐसे में हम जब बोलचाल के लिए हिंदी का प्रयोग करते तो सारा परिवेश हमें अचरज और व्यंग्य से देखता। हमारे पड़ोसी फब्तियाँ कसते देसी मुर्गी बिलायती बोल पैरा। हम जिस सहजता से समस्त उत्तर भारत के लिए हिंदी पट्टी पद का प्रयोग करते हैं, उसके एक बहुत बड़े हिस्से के लिए हिंदी सचमुच ही विलायती बोल के समान है। लिखत पढ़त की भाषा यह जरूर है, लेकिन जीवन आज भी बोलियों में धड़कता है। बोलियों को हिंदी के लिए अछूत बना कर शुद्धतावादियों ने बोलियों से अधिक हिंदी का नुकसान किया है। जो बात हिंदी की राजनीति करने वाले बहुतेरे बहुत बुद्धिजीवी नहीं समझ पाए, उसे बाजार ने अच्छी तरह समझा। यानी लोगों के दिलों में अपनी बात बसानी है तो लोक भाषाओं का सहारा लेना होगा। विज्ञापन की भाषा इसका प्रमाण है। चलत मुसाफिर ले गयो रे, पिंजड़े वाली मुनिया और गुड़ वाली लोकगीत बेडू पाको बारामासा की तर्ज पर बनाए गए विज्ञापनों की अपार सफलता इस बात की पुष्टि करते हैं। पैरा बोलियों में जीने वाले सभी समाजों के लिए किताबी हिंदी दूसरी भाषा है, पहली नहीं। यह बात तब और अधिक पुष्ट हुई जब कमाऊनी बोलने वाले एक ग्रामीण अंचल में कुछ साल रहने का अवसर मिला। वहाँ के विद्यार्थियों के लिए हिंदी सीखना उतना ही कठिन था जितना कि हिंदी बोलने वालों के लिए अंग्रेजी। वहाँ महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को बहुधा अपना विषय पढ़ाने से पहले उनकी हिंदी पर काम करना होता है। पैरा बहरहाल आज महसूस होता है कि पिताजी का फैसला कई पीढ़ियों को प्रभावित करेगा, क्योंकि आज मैं चाहूँ भी तो अपनी बेटी को किसी बोली की सौगात नहीं दे सकूँगी। लेकिन पिता हिंदी को भ्रष्ट बनाने के लिए हिंदी की बोलियों को जिम्मेदार मानते हैं। पैरा वर्तमान के दौर में फैशन जगत हो चाहे फिल्म उद्योग, सभी में जो दिखता है वही बिकता है। हमारी भारतीय संस्कृति में पहले कभी रूप सभ्यारण गुण की बात की जाती थी, जिसका अर्थ होता है कि व्यक्ति के रूप का तभी महत्व है जब उसमें गुण हो, वरना उसकी सुंदरता व्यर्थ है। वास्तव में भी सुंदर वही व्यक्ति होता है जो भले ही धनवान या सुंदर न हो, परंतु गुणवान हो। लेकिन अफसोस की बाहरी चमक की चकाचौंध में आज हम सब चौंधिया गए हैं। गोरे रंग को सुंदरता और गहरे रंग को बदसूरती से जोड़कर देखने का चश्मा नज़रों पर चढ़ गया है। पैरा यह शायद एक दिन में नहीं हुआ। बचपन से ही माता पिता बच्चों को त्वचा के रंग के नाम से डराते और दुलारते रहते हैं। यह सब कहकर कि धूप में मत खेलो नहीं तो काले हो जाओगे, दूध पी लो रंग गोरा हो जाएगा, चाय कम पियो नहीं तो काले हो जाओगे, या तुम्हारा फला दोस्त इतना काले रंग का है, कहते हुए उसे किसी भयानक उपमा से नवाज दिया जाता है। पैरा इस तरह बचपन से ही त्वचा के रंगों में अंतर करना सिखा दिया जाता है, और जब शादी ब्याह की बात पक्की होती है तो कई बार रूप रंग और कद काठी के गुणवान लड़के लड़की को भी नकार दिया जाता है और उन पर नाकाबिल होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। आजकल के टीवी सीरियलों में भी यही सब कुछ दिखाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आखिरकार लोगों को दिखाने और आकर्षित करने के लिए रंग रूप का यह भेदभाव कब तक
जारी रहेगा। एक और रंग का गहरा या सांवला होना अभिशाप माना जाता है। वहीं इस धारणा के जरिए चंद हफ्तों में गोरा बनाने और बेदाग निखार देने के दावे के साथ क्रीम का व्यापार करने वाली कंपनियों के लिए मुनाफे का इतना बड़ा अवसर बनता है जो केवल भारत में हजारों करोड़ का व्यापार देता है। विरोधाभास यह है कि भारत में लोग कृष्ण और काली की पूजा करते हैं, लेकिन सांवले रंग वाले लोगों के प्रति हिकारत का भाव बना कर रखते हैं। अगर रंग गुणों से अधिक महत्वपूर्ण होता तो आज हम में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद कहीं कोई जगह नहीं होती। सवाल है कि क्या सांवला रंग काबिलियत या सुंदरता पर कोई बुरा प्रभाव डालता है? इसका साफ उत्तर है नहीं, लेकिन कुछ सामाजिक सत्ता केंद्रों ने सांवले रंग को कमतर होने का आरोप थोप दिया और कम दिमाग और हीनताबोध के मारे लोगों ने उसे मानना शुरू कर दिया। इस हीनताबोध और कम अकली से बाहर आने की ज़रूरत है, तभी हम खुद को एक सभ्य और संवेदनशील